नमस्ते छात्रों, आज के हमारे इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती के दूसरे इकाई का पहला ही पाठ, जिसका नाम है धरती का आंगन महके। यह एक कविता है जिसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जानकारी लेते हैं, उनका परिचय लेते हैं। कवि का जन्म 1929 में इटावा उत्तर प्रदेश में हो गया और उनकी मृत्यु हो गई सन 2012 को। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है। आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, ये उनके कविता संग्रह है। तो डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का परिचय हमने देख लिया, तो आइए हम कविता के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, कविता का नाम है धरती का आंगन महके। इस कविता के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं कि कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता क्या है। कवि ने हमारे सामने इसका महत्व स्पष्ट किया है और कवि का कहना है कि ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही हम आसमान को नाप लें, परंतु जो विनाशकारी शक्ति है, विनाशक शस्त्रास्त्र है, उससे मानवता को बचाना भी आवश्यक है। और इसी बात पर कवि ने ज्यादा जोर दिया है। उनका यह मानना है तभी संभव होगा कि जब हम समाज में सदाचार, स्नेह इसको बढ़ाएंगे। तो कवि का संदेश बिल्कुल साधारण है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारण सरल शब्दों में यह कविता कवि ने लिखी है और जो विचार वह हमारे सामने रखना चाहते वो विचार अत्यंत उदात्त है, क्योंकि कवि हमसे कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी इस विश्व के बारे में। आप जानते हैं कि यह हमारा विश्व अत्यंत विशाल है। जब विज्ञान खोज करता है और हम ढूंढते हैं कि हमारा मूल कहाँ पर है, मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हो गई है, तो इसे जब हम खोजते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नजर के सामने रखते हुए, तब हमें पता चल जाता है कि मनुष्य की आदिम अवस्था क्या थी। ये जो विश्व है, ब्रह्मांड है, हमारी धरती है, ये कैसे निर्माण हो गई। तो ये करोड़ों साल की यात्रा है जिसमें मनुष्य की जो उत्क्रांति है, उत्पत्ति है, वो किस प्रकार से हुई, इसके बारे में कई सारे मतांतर हैं। लेकिन हम डार्विन के सिद्धांत को जानते हैं कि उन्होंने कहा कि मनुष्य उत्क्रांत हुआ है, पहले हम ऐसे नहीं थे, हम परिवर्तित होकर इस प्रकार के मनुष्य आज बने हैं। हमारे पूर्वज जो है, जो एक प्रकार से वानर थे, वनमानुष थे, और जिसमें भी कई प्रकार की उत्क्रांति हो गई। जैसे डार्विन जी कहते कि हर सजीव किस प्रकार से निर्माण हो, पेशी से उसकी निर्मित हो गई। एक पेशीय सजीव से लेके फिर यह हमारी सजीव सृष्टि उत्पन्न हुई, उत्क्रांत हुई, यह हम जानते। तो हम मान सकते कि भाई हम पहले वन मानुष थे या वानर थे, जिससे बदलकर आज के हम सुसंस्कृत व्यक्ति बन चुके हैं। तो यह जो हमारी यात्रा है उसमें हम देखेंगे कि एक समय ऐसा था तो किसी प्रकार का ज्ञान हमारे पास नहीं था, किसी प्रकार के आधुनिक साधन औजार हमारे पास नहीं थे। हम एकदम अन्य वन्य जानवरों की तरह ही थे, वनों में रहते थे और वनों में जो भी प्राप्त होता खाने के लिए, भोजन के लिए, उसे हम ग्रहण करते थे। खुद की रक्षा करना, खुद का पेट पालना, यही हमारा धर्म होता था और इसी के लिए हम जीते थे, ऐसा मान सकते हैं। धीरे धीरे मनुष्य में बदलाव आना आरंभ हो गया, क्योंकि मनुष्य बहुत कुछ सीखता चला गया। इस बीच में हमें खुद को सुरक्षित कैसे रखना है, भोजन आसानी से कैसे प्राप्त करना है, ये जानकारी हम धीरे धीरे हमने हासिल की, जान गए, हम सीखते गए और धीरे धीरे एक एक चीज को हम समझ गए। इसमें
अग्नि की खोज, या फिर हम कहेंगे कि पहिया जो आज का व्हील है उसकी खोज मनुष्य के जीवन में काफी परिवर्तन लाने वाली एक खोज थी। तो धीरे धीरे हम विज्ञान की ओर बढ़ते गए और उसमें बहुत सारी तरक्की हमने की, अलग अलग औजार बनाए, उसके बाद में अलग अलग मशीनरी हमने बनाई, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली हमने खोज निकाली, और फिर हम धीरे धीरे बहुत प्रगति करने लगे। और आज आप जानते कि हम आज बहुत ही आधुनिक युग में रह रहे हैं। हमारे पास कई सारे विज्ञान और तंत्र ज्ञान की जो देन है, इसके कई सारे साधन हमारे पास आज मौजूद है। ये सारे साधन हमने मनुष्य की खुशी के लिए, मनुष्य के आनंद के लिए और हमारे उन्नति एवं विकास के लिए खोजे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ या इसी के चलते चलते हमने कई सारे शस्त्रास्त्र भी बनाए, क्योंकि समय चाहे कोई भी हो, प्राचीन काल हो या आधुनिक काल हो, हमें खुद की रक्षा करना आवश्यक है। उस काल में हम औजार इस्तेमाल करते थे, जंगल से मिलने वाली लकड़ियां, प्राणियों की हड्डियां, नुकीले पत्थर, इससे हम औजार बनाते थे या शस्त्र बनाते थे। आज के काल में ऐसे औजार नहीं रहे, क्योंकि हम अश्मयुगीन मनुष्य नहीं है, आधुनिक काल के। तो हमारे पास कई सारे आधुनिक हथियार या शस्त्र मौजूद हैं। आज की शस्त्रों की खासियत ये कि हमें आदमी को प्रत्यक्ष रूप से सामने जाके उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। बहुत दूर से निशाना लगाकर हम शत्रु का खात्मा कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे आधुनिक अस्त्र आज हमारे पास मौजूद है, जिसमें बहुत क्रांतिकारक है जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है या रॉकेट है, ये बहुत ही आधुनिक माने जाते हैं। क्योंकि एक बार अगर आप मिसाइल दाग दें शत्रु पर, तो वो मिसाइल दाग कर आपको भूल जाने की हमने शत्रु पर मिसाइल दागा है, और वो बिल्कुल अपने लक्ष्य को साधेगा। एक बार उसका लक्ष्य फिक्स कर दिया तो उसको हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, मतलब दोबारा उसको बदल भी नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो मिसाइल या रॉकेट है, अभी वह परमाणु बम भी अपने साथ ले जा सकते हैं, मतलब परमाणु बम भी किसी भी देश पर, शहर पर डाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी मिसाइल या रॉकेट हमने बनाए हैं, ये मिसाइल या क्षेपणास्त्र जिसकी मारक क्षमता भी बहुत दूर तक है, बढ़ गई हो। पहले 50-100 किलोमीटर जो जाता था, अब लगभग 7 या 8 हजार किलोमीटर तक भी वह जाता है। मतलब जो अंतरखंडी या इंटरकॉन्टिनेंटल जो क्षेपणास्त्र है, उसका विकास हमने किया है। तो इससे क्या हो गया कि एक तरफ तो हमने विज्ञान की प्रगति कर ली, लेकिन दूसरी तरफ हम एक प्रकार से विनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि बटन दबाने की देर है कि कोई परमाणु अस्त्र किसी देश पर गिर सकता है। मतलब वो इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे तनावपूर्ण प्रसंग आ जाते हैं और उसके पश्चात इन अस्त्रों का प्रयोग भी होता है। जैसे अपने प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध आपने देखा, दूसरे महायुद्ध में तो आपने देखा कि अमेरिका जैसे देश ने परमाणु बम का प्रयोग किया, एक बार नहीं 2 बार, और जिसका विनाश जो है वो हम देख चुके। जापान में किस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी में यह तहलका मचा देने वाला यह हादसा था, यह हमला था। तो इससे हम जान गए कि जो शस्त्र है अत्यंत भयानक है। आज भी हम कई सारे आधुनिक अस्त्र बना रहे, जैसे कि जैविक अस्त्र, अलग अलग बीमारियों को भी अस्त्रों का रूप हम दे रहे हैं। कई प्रकार के साइबर वॉर भी होता है। ऐसे कई सारे जो अस्त्र है, इसके कारण से हम एक दूसरे का ही विनाश करते हैं। मतलब शत्रु तो कौन होता है, आखिर वो तो मनुष्य ही होता है। तो कवि का यह मानना है कि अगर आप में उचित विचार है, उचित धारणाएं हैं, अच्छे संस्कार आपके मन में हैं और उनके प्रति स्नेह और प्रेम है, तो आप इस प्रकार के विनाशक अस्त्रों का उपयोग रोक सकते हैं। देखिए आज तो शस्त्र अस्त्रों की होड़ लगी है, इसमें हर एक को बना रहने। तो हम इस प्रकार से अस्त्र शस्त्र तो जरूर बनाएंगे, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करना जो है उसके बारे में आपके पास विवेक होना बहुत जरूरी है। तो इन अस्त्रों से किसी का विनाश न हो, केवल अपनी रक्षा के लिए हो, इस प्रकार का संदेश कवि हमें देना चाहते हैं। तो आइए विस्तार से हम देखेंगे कि धरती का आंगन महके, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो कविता का जो शीर्षक है बहुत ही आकर्षक है, धरती का आंगन महके। ये धरती को एक आंगन का रूप दिया है। देखिए आजकल तो फ्लैट संस्कृति है, हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, लेकिन पहले हर घर के सामने बड़ा सा आंगन हुआ करता था, और इस आंगन में
जैसे बच्चे, बूढ़े या युवा सब मिलकर बैठते थे, कई सारे उपक्रम होते थे, कार्यक्रम होते थे, खेलते थे, चर्चाएं होती थी, उत्सव मनाए जाते थे। तो ये जो आंगन है, जिस प्रकार से उस आंगन में सभी लोग एक साथ आ जाते थे, प्रेम और स्नेह बांटा जाता था, उसी प्रकार से यह धरती भी एक आंगन की तरह, मतलब एक है, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। हमारी धरती ही एक परिवार की तरह है, ऐसा हम मानते। उसी प्रकार से कवि ने कहा कि यह धरती एक आंगन है। कवि कहते कि धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से, अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छाव में। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक असुरों का इंसान से। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई नापता। आत्मा को आवृत्त कर दें स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। इस प्रकार कवि ने बहुत ही सरल और साधारण शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया है। बहुत ही सरल शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ हमारे सामने रखा है। आइए हम एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे, जिसमें कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। धरती का आंगन में के कर्म ज्ञान विज्ञान से। कवि कहते कि ये जो धरती है एक परिवार की तरह है, एक फैमिली की तरह है, और इसमें हम क्या करना चाहते हैं कि हम कर्म ज्ञान और विज्ञान दोनों को एक करना चाहते हैं। जो कर्म योग है, जिसमें हम कर्म पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी यह उपदेश हमें दिया है कि कर्म जो है, हमारा कर्तव्य जो है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। कर्तव्य तो हमें करना ही पड़ता है। जैसे कोई सैनिक है, उसका कर्तव्य कि खुद की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, और इसके लिए वह अस्त्र उठाता है, शस्त्र उठाता है, वह हिंसा करता है। लेकिन वह क्यों करता है? क्योंकि वह उसका कर्म है, काम है। जैसे डॉक्टर हैं, वो भी छुरी चलाते, वो भी काटते हैं हमारे शरीर को, लेकिन वो जो ऑपरेशन होता है वो होता है उस मरीज की जान बचाने के लिए, न कि जान लेने के लिए। या पुलिस के पास भी शस्त्र होते हैं जिसका प्रयोग वो करते हैं, लेकिन वो करते हैं लोगों की रक्षा के लिए। तो यह कर्म ज्ञान है कि जो हमारा कर्तव्य वो तो हमें करना ही, और इसमें हमें वैज्ञानिक तथ्यों पर भी विश्वास रखना है, उसका भी विचार करना है। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में भी हमें तरक्की अवश्य करनी है, क्योंकि आप जानते कि जो भी जिंदगी हम आज जी रहे हैं, जो भी खुशियां आज हमें मिल रही हैं, इसमें जो वैज्ञानिक साधन है वो भी जिम्मेदार है। इसके कारण से हमारे कई सारे काम सुचारू रूप से होते हैं। कई सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, यातायात के साधन हो या दूरसंचार के माध्यम हो, इंटरनेट या ये जो डिजिटल क्रांति आई है वो हो। ये सारी चीजों के कारण आज हम ज्यादा आसानी से अपने कामों को कर सकते हो। तो इसमें विज्ञान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। तो जैसे पानी सींचने के बाद खेत बड़े सुंदर आते हैं, सुंदर उसका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, खेत खलिहान लहराते हैं। उसी प्रकार से कर्म ज्ञान और विज्ञान की मदद से हम इस प्रकार की सरिता अर्थात नदी प्रवाहित करेंगे। मतलब एक ऐसा विचार प्रवाह हम चलाएंगे जिसके कारण से हम खुशहाल बन सके। अभिलाषाएं नित मुस्काएं आशाओं की छां में,
पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। तो इन पंक्तियों में दो शब्द मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे है आशा और दूसरा है विश्वास। मनुष्य के मन में कई सारी अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए कि हमें जिंदगी में क्या करना है, हमें आगे चलकर किस चीज को प्राप्त करना है, या आपके सपने क्या है। हर मनुष्य को चाहिए कि वह सपने देखे, वो रात में नहीं बल्कि दिन में देखे और उसे पूरा करने के लिए वो कोशिश करे। जब तक वह विचार आपके मन में नहीं आता, वो विचारों का बीज आपके मन में नहीं जाता, तब तक आगे आप कुछ कर नहीं पाते। और इसलिए कहा जाता है कि आप सपने देखना सीख लो, और जो आपकी अभिलाषाएं हैं वो नित्य मुस्काना चाहिए। मतलब क्या कि अभिलाषाओं में आशा का समावेश होना ही चाहिए। आशा जो है वो मनुष्य को मरने नहीं देती। कहा जाता है कि आशा मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहा जाता है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है। जैसे कोई आदमी डूब रहा है तो उसको एक छोटा सा तिनका भी, कोई घास का या छोटी सी टहनी भी क्यों नहीं मिल गई उसको पकड़ने के लिए, तो उसको पकड़ेगा, अपनी जान बचाएगा। उसी प्रकार से ये जो आशा है वो मनुष्य को कभी मरने नहीं देती। मतलब आशाओं के कारण ही तो हम काम करते हैं। हमें आशा विश्वास होता है कि आगे चलकर हम बहुत कुछ करेंगे। जैसे कि छात्र आज पढ़ाई कर रहे हैं और सब लोग आपको कहते कि आप नियमित तौर से स्कूल में जाओ और बहुत सारी पढ़ाई करो, अपने बड़ों की बात मानो, जो भी सीखना चाहते हैं आप वो सीखो, जो आपको सिखाना चाहते हैं उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। ये सारी बातें आपको क्यों कही जाती है? आपको सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको कहा जाता है कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको आगे चल के अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, या फिर आप कारोबार कर सकेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रलोभन आपको दिए जाते हैं। ये प्रलोभन नहीं है, तो बात एक प्रकार से सच भी है कि पढ़ाई से हमारी उन्नति और विकास होता है। और इसीलिए तो आप जानते कि गांव-गांव में स्कूल खोले गए हैं। हमारी सरकार भी यही चाहती है कि अब हर बच्चा जो वो हमारा पढ़े। इसके लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान जैसा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, और प्रयत्न ये है कि जो जिसकी उम्र हो गई 12-6 साल की, जो स्कूल जाने के लायक हो गए, उस बच्चों को स्कूल में पढ़ाई मिलनी ही चाहिए। जो प्राथमिक पढ़ाई है उसकी वो उसको होनी चाहिए, वो ज्ञान मिलना चाहिए। वो क्योंकि इस पढ़ाई से हमारी तरक्की होती है। और आप जो पढ़ते हैं स्कूलों में जाके इसीलिए क्योंकि आप जानते कि पढ़ने से आपकी तरक्की होगी, आगे चलकर आपको बहुत कुछ उसके फायदे मिलेंगे। जैसे कि हर जगह आपकी पढ़ाई पूछी जाती है, किसी नौकरी के लिए आप जाओ, कहीं भी कारोबार करो, आपको आपकी क्वालिफिकेशन, शैक्षिक योग्यता पूछी जाती है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की, क्या पढ़ाई की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आशा मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इस आशा से, नौकरी मिलने की आशा से आप पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से जीवन में जो आशा है वो मनुष्य बहुत सारे काम कराती है। जैसे देखिए, किसान बहुत सारी मेहनत करता है, पहले उसके हाथ में कोई पगार तो नहीं होती, बस जमीन को ठीक करेगा, उसमें अनाज बोएगा, फिर 4 महीने, वो 3 महीने 4 महीने इंतजार करेगा, और तब तक वो बहुत मेहनत करता है, उसमें पानी सींचेगा, बहुत कुछ करेगा, उसकी रखवाली करेगा, तब जाके कहीं वो फसल जो है, अनाज है, उसके हाथ में लग जाता है। तो किसान क्या करता है कि उसको पता नहीं आगे चल के बारिश होगी कि नहीं, पता नहीं वो जो फसल है वो ठीक से आएगी कि नहीं, लेकिन फिर भी वह कोशिश करते रहते हैं। वह क्योंकि उसके में आशा होती है कि मैं इस प्रकार से मेहनत करूंगा तो आगे चलकर मुझे वो फसल मिलेगी, अच्छा फल मिलेगा। जैसे आम की गुठली बोने वाले, लगाने वाले इंसान को ये पता नहीं होता कि उसकी जो फल है उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, आजकल के आधुनिक तंत्र ज्ञान की ये भी बात है कि आप कम समय में फल प्राप्त कर सकते, लेकिन पहला ऐसा था, अगर गुठली कोई व्यक्ति लगेगा तो उसके फल वो नहीं खाता था, उसके लड़के, उसके नाती पोती वो सब खाते थे, क्योंकि आम का वृक्ष बड़ा होने में 20-25 साल लग जाते थे, बहुत ज्यादा समय लगता था, और तब जाके कि उसमें फल मिलते थे। लेकिन आशा के कारण ये सारी बातें हम करते रहते हैं। पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभी ये बात बहुत जरूरी है कि आशा तो मनुष्य के मन में होनी चाहिए, विश्वास भी बहुत ही आवश्यक है कि जो भी आपका सपने हो आप अवश्य पूरा करेंगे। यह विश्वास आपके मन में होना ही चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और जो पैरों की गति है यह विश्वासों की राह में ही
बंदी होनी चाहिए। एक प्रकार से देखिए कि आपको आपका डेस्टिनेशन पता है, मतलब आपको आगे क्या करना है ये पता है, तो आप सही दिशा में सही राह पर जरूर चलेंगे। अगर आपको पता नहीं कि मुझे कहाँ पहुंचना है तो फिर आप भटक जाएंगे। जैसे स्कूल में आप देखो कि छात्रों को पता नहीं होता आगे जाके क्या करना है, फिर वो भटकते रहते, वो इधर उधर ज्यादा ध्यान देंगे, इधर उधर भटकेंगे, स्कूल में नहीं आएंगे, अपना बहुत सारा समय इधर उधर गवाएंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि उनका यह मान लीजिए उनका जो ध्येय है उनको पता नहीं, ऐसा भी क्या होता है। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्ष स्थल का हार हो। जैसे कोई माला होती है जिस जो हमारे गले की शोभा बढ़ाने के लिए हम माला पहनते हैं, उसी प्रकार से जो माला है वो शिल्प कला कुमुदों की माला होनी चाहिए, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। तो फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। अभी हमारी धरती जो उस पे केवल प्रकृति मतलब निसर्ग नहीं, तो उसके साथ साथ मनुष्य की अपनी कुछ धरोहर है, जो मनुष्य ने आज तक तरक्की की, जो भी बदलाव आए, तो जो हजारों सालों के जो मोन्यूमेंट्स है, मतलब जो भी शिल्प कलाएं, मंदिर या गुफाएं हैं, ऐसे कई सारी जगह हैं आज जो मनुष्य ने बहुत पहले बनाई थी, कुछ हजारों साल पहले बनाई थी, कुछ सैकड़ों साल पहले बनाई थी, जिसको हमने नष्ट नहीं होने दिया। आज तक उसको हम संभाल के रखते कि भाई हम ऐसे थे उस काल में, आज हम इतनी तरक्की की, लेकिन एक ऐसा समय भी था। जैसे कि भारतीय संस्कृति में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये संस्कृति काफी प्राचीन है। ऐसे कई प्राचीन शिल्प जो है या निशानी जो आज भी मिल जाती है। जैसे इजिप्ट में बहुत प्राचीन पिरामिड्स है, तो जिसे देखकर आज भी हम कहते रहे बाप रे, हमने कितने विशाल ये पिरामिड्स बनाए थे। तो ये जो है ये सारी शिल्प कलाएं हैं, आज हमारी धरोहर है। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार, इस धरती को श्रृंगारित करने के लिए ये प्रकृति, फूल फल, ये भी हमारी सहायता करते हैं। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक असुरों का इंसान से। कभी कहते कि आप तरक्की कितनी भी ज्यादा करो, अभी देखिए कि चंद्रलोक, अभी विज्ञान ने तरक्की कर ली, लेकिन उसके पहले हम चंद्र को एक लोक, जैसे धरती लोक है, धरती के नीचे पाताल लोक हुआ करता था, ऊपर में स्वर्ग लोक हुआ करता था, वैसे हम कहते थे चंद्रलोक। हमें लगता था कि जैसे हमारी धरती पर हम मनुष्य रहते, उसी प्रकार से चांद पर भी इस प्रकार के सजीव होंगे। लेकिन जब मनुष्य सबसे पहले चंद्रमा पर हमने यान भेजे, उसके पश्चात खुद मनुष्य भी वहां पर चला गया। आप जानते कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला कदम चांद पर रखा था, उनके साथ एड्रिन बर्ज नाम के और एक अंतरिक्ष यात्री थे, वो जो दोनों जब चले गए वहां पर और उन्होंने देखा कि चंद्र पर तो कोई मनुष्य है ही नहीं। तो चंद्र क्या है, तो वहां पर केवल मतलब वहां पर जो है उसका जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वहां कोई सजीव उनको नहीं मिला। तो हम डरते थे कि चलो भाई चंद्रमा पर क्या होगा पता नहीं। उसी प्रकार से अलग अलग ग्रहों पर हम यान भेज रहे हैं। जैसे हमने मंगलयान भेजा मंगल ग्रह पर, भारत भी इसमें पीछे नहीं है। चांद्रयान हमने भेजा चंद्र पर, मंगलयान भेजा मंगल ग्रह पर। ये यान हम क्यों भेजते हैं? इसीलिए ताकि हम कोई खोज कर सके उन ग्रहों की जो हजारों लाखों सालों से हमारे साथ है। हम उसे देखते बहुत दूर से, चंद्र को देखते, उसकी अलग अलग कलाओं को देखते हैं, तो आखिर चंद्र है क्या, उस पे है क्या। मंगल ग्रह हम देखते, तो इसे मंगल ग्रह को लेके तो और चंद्र को भी लेके कई सारे अंधविश्वास आज भी हमारे मन में बन रहे। लेकिन जब वैज्ञानिक खोज करते थे हमें पता चलता कि भाई ये अंधविश्वास है, हमें पता नहीं था इसीलिए उस पर हम विश्वास करते थे। चंद्र को लेके कुछ अंधविश्वास हो करते, जैसे चंद्र ग्रहण हुआ तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से। मंगल को लेके भी कई सारी शंकाएं लोगों के मन में होता है। कई बार तो कहा जाता है कि नहीं, लड़की को मंगल है, उसका विवाह जल्दी नहीं होगा, तो ये क्या है। तो इस प्रकार की बातें मनुष्य के मन में हुआ करती थी। तो हम चाहे चंद्रलोक पर चले जाएं, चाहे मंगल ग्रह पर चले जाएं, उस पर यान भेजे, लेकिन इनका उपयोग, अभी यान कैसे जाते हैं ग्रहों पर, अपने आप तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी इस धरती को जो गुरुत्वाकर्षण है वह सारी शक्ति हर चीज को नीचे खींचती है अपनी ओर, और इसलिए यान ऊपर कैसे जाएंगे। इसके लिए हमने रॉकेट बनाई जो इतनी ताकत फोर्स तैयार करती कि वो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेद के ऊपर जा सकती। तो इसकी मदद से, रॉकेट की मदद से, जो प्रक्षेपणास्त्र है उसकी मदद से हम इन उपग्रहों को अलग अलग ग्रहों पर खोज के लिए अवकाश में भेज देते हैं।
लेकिन इसका उपयोग, क्योंकि रॉकेट की जो टेक्नोलॉजी, इसी की मदद से तो मिसाइल आगे बनाए गए जो किसी शत्रु पर या देश पर बम बरसाने के काम आते हैं। तो ये जो विनाशक अस्त्र है, इसको हमें नहीं बनाना चाहिए, या उसको एक मर्यादा होनी चाहिए कि क्या करना है। जैसे अणुबम हमने खोज निकाला, और ये जो परमाणु अस्त्र है इसका प्रयोग भी किया, हम जान गए कि ये बहुत ही विनाशक है। उसके बाद में उसका प्रयोग वास्तव में रुकना चाहिए, मतलब उसके जो हम अलग अलग परीक्षण कर रहे हैं, अलग अलग संख्या में बम बना रहे हैं, इसको हमें रोकना चाहिए था। लेकिन एक होड़ बनी है और अलग अलग देश अपने शत्रु को डराने के लिए इस प्रकार के अस्त्रों की निर्मित करते हैं, बम की निर्मित करते हैं। ये रुका नहीं है, ये तो चलता रहा है, होड़ लगी हुई है। हम करोड़ों रुपए उस पर खर्च करते हैं और एक प्रकार से इस धरती को हमने और खतरे में डाल के रखा है, क्योंकि आगे चल के पता नहीं होता। जब दो देशों में तनाव निर्माण हो जाता है तो सारी दुनिया का लक्ष्य भी विचलित हो जाता है, और एक दूसरे को डराने के लिए हम अलग अलग शस्त्रों का अस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये काफी विनाशक होते हैं, और कई उसका प्रयोग हो गया किसी वजह से तो दोनों देशों के लिए, समूची मानव जाति के लिए बहुत ही भयानक माना जाता है। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। शलाका मतलब जिसका अर्थ पुस्तक में दिया है सलाई, और आंकना, आंकती शब्द का अर्थ दिया है अंदाजा लगाना या उसका मूल्य बनाना। तो ये जो हमारा जीवन पट है, मतलब जो हमारी जिंदगी है, ये कैसे बनी है, वह एक एक सांस से बनी है। जैसे कहा जाता है कि आप जीवित कब तक है, जब तक आप सांस लेते हैं, आपकी सांस आ रही है जा रही है, तब तक आप जीवित हैं, और इसी से आपका एक जीवन बना है। तो ये जो सदाचार होते हैं हमारी जिंदगी में, सदाचार की चादर का है, उसको शुभ्र का है, सदाचार की शुभ्र शला का मन सुंदरता आंकती। तो हमारे मन में सदाचार होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा कभी कहते कभी का यह मानना है। सदाचार से क्या होता है? सदाचार से हम विनाश की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि हमारे मन में औरों के प्रति प्रेम, विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती, और इस ममत्व के कारण हम किसी का विनाश नहीं चाहते। जैसे महात्मा गांधी जी शांति के पुजारी थे, आपको तो पता ही, वो अहिंसात्मक बातों पर बड़ा विश्वास करते थे। वो अपने हक को प्राप्त करना जानते थे, लेकिन अहिंसात्मक मार्ग से। तो उन्होंने कई सारे कृतियों से या आंदोलनों से यह सिद्ध कर दिया कि बिना शस्त्र उठाए आप बहुत बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। तो इसी नीति को लेकर हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप इस धरती को एक आंगन मानते हैं और इसे महकाना चाहते हैं, तो आपको सदाचार अपने मन में रखना बहुत जरूरी है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। प्रतिभा जो है, मनुष्य के मन में प्रतिभा होती है, इसी कारण से तो हम काफी तरक्की करती है, और इससे हम आसमान को छूते, नई नई बुलंदियों को हम छूते रहते, काफी तरक्की हम करते हैं। ये सब करते समय जो मानवता है उसको भी हमें नापना चाहिए। मीटर से नापना मतलब जैसे हम लंबाई को नापते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो मानवता है, वास्तव में तो इसको नापा नहीं जा सकता, लेकिन मानवता से क्या होता है कि मन की गहराई को हम एक प्रकार से नाप सकते हैं कि यह मनुष्य कैसा है, उसका मन कैसा है। अगर उसमें सदाचार है और उसमें मानवता है, तो कितने प्रमाण में इससे हम जान सकते कि वो मनुष्य, वही इंसान कैसा है। आत्मा को आवृत्त कर दें स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य की मन में, मनुष्य की आत्मा में अगर स्नेह प्रभा हो, स्नेह हो मनुष्य के प्रति, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। कवि कहते कि ये वसुधा जो है, मतलब ये जो धरती है, इसका जयगान हमें करना बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। केवल अपने तक आप मत सोचो, अपनी सीमित बातों को मत सोचो, क्योंकि आजकल मनुष्य अपने को बहुत सीमित करता चल रहा है। एक प्रकार से हम कह रहे कि विज्ञान या तंत्र ज्ञान की मदद से ये हम आपस में जुड़ रहे हैं, बहुत नजदीक आ रही है, विश्व जो बिल्कुल नजदीक आ रहा है।
लेकिन साथ ही साथ हम कई प्रकार के दायरे या कई प्रकार के जो विभाजनवादी जो बातें हैं वो अपने बीच में ला रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरा परिवार, ये तुम्हारा, ये अलग। हम आज सोचते हैं अपने गांव के बारे में, शहर के बारे में या राज्य के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में, जो भी हो। और फिर हम खुद को संकुचित कर रहे हैं अलग अलग संप्रदाय के कारण से, जाति व्यवस्था के कारण या धर्म के नाम पर हम बहुत संकुचित बन रहे हैं। हम केवल देश के बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि पूरा विश्व जो है यह हमारे एक प्रकार से कुटुंब है। हम सारी मानव जाति के बारे में हमें सोचना बहुत आवश्यक है। तो कभी कहते हैं कि आप सकारात्मक सोचो, खुद में स्नेह रखो और केवल अपना विचार न करते हुए पूरे विश्व का विचार करो। अगर आप मानवता खुद में रखेंगे तो अपने इन विनाशक शस्त्रों से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से कवि ने धरती का आंगन में महके इस कविता के माध्यम से ये हमारे सामने स्पष्ट किया है कि आप खुद में मानवता रखें, विज्ञान में आप तरक्की जरूर करें, लेकिन विनाशक शस्त्रों से आप बिल्कुल बचे रहें। तो मित्रों, यहाँ हम आज रुक जाते हैं। इसका जो स्वाध्याय हम अगले पाठ में देखेंगे।